Hello viewers, welcome to my channel. जो candidates aspirants 2026 मेन एग्जामिनेशन यूपीएससी सीएससी आईएएस और 2027 के प्रीलिम्स और मेन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं मैथ्स ऑप्शनल पेपर के साथ, उनके लिए ये वीडियो है सी सेट पेपर और मैथ्स ऑप्शनल पेपर के लिए। तो उसकी तैयारी कहाँ से और कैसे करें इसके बारे में जानकारी है। आईएएस कथन मैथ्स ऑप्शनल पेपर एंड सीसेट प्रीलिम्स नाम से यूट्यूब चैनल है जो मैथ्स ऑप्शनल पेपर के टॉपिक्स को कवर कर रहा है। आईएएस कथन मैथ्स ऑप्शनल पेपर एंड सीसेट प्रीलिम्स मेन चैनल है और इसके अलावा दो चैनल्स आईएएस कथन मैथ्स पेपर 1 एंड आईएएस कथन मैथ्स पेपर 2 भी शुरू किए जा रहे हैं टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट ऑफ द सिलेबस। एंड जिन वीडियोस पर वॉइस नहीं है या ठीक से वॉइस नहीं आई है उन्हें भी रिकॉर्ड करके इन पर अपलोड किया जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू इनिशिएटिव्स मेन चैनल पर दिए जाएंगे और इन दोनों चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज जो कंटेंट इन चैनल्स पर होगा वो मेन चैनल पर नहीं होगा बिकॉज रीयूज नहीं कर सकते हैं कंटेंट को। तो प्लीज इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड वन शॉट भी प्रिपेयर किए जा रहे हैं। वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, कंप्लीट सिलेबस को कवर करना है। जैसा कि आप जानते हैं सी सेट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। सो इस वीडियो में जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डेटा इंटरप्रिटेशन के पीवाईक्यूज को इंक्लूड किया गया है। तो आइए करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप सी सेट और मैथ्स ऑप्शनल पेपर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। Company manufacturing air conditioners set a monthly target. The target and realized values are shown in the bar chart. So यहाँ पर number of units दिए गए हैं। एयर कंडीशन हो रहे हैं मैन्युफैक्चर, ये मंथली टारगेट्स हैं। सो एक्चुअल सेल जो दिखाई गई है इस कलर से है और ये टारगेट था, तो मतलब टारगेट ये था 28 लेकिन एक्चुअल सेल 29। ये फर्स्ट मंथ में मंथली सेल है। सेकंड में भी टारगेट 40 था, सेल 50 हुई। तो यहाँ पर जैसे लास्ट में 8th में टारगेट 20 था लेकिन सेल 10 की हुई। द टारगेटेड सेल्स ऑन ए मंथली बेसिस हैव बीन अचीव्ड। तो यहाँ नहीं अचीव हुई, यहाँ भी ओनली दिस इज द केस वेयर इट हैज नॉट बीन अचीव्ड, बाकी में सब में अचीव हो गई है। तो ये ट्रू तो नहीं हुआ। द ओवरऑल टारगेट वैल्यू हैज बीन एक्सीडेड बाय 7.5%। द सेल्स डिपार्टमेंट डिजर्व्स ए पैट ऑन द बैक। ओवरऑल टारगेट देखने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी, तो कितने यूनिट सेल हुआ है और कितने एक्सपेक्टेड थे उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जो डार्क वाले हम वो ऐड कर लेंगे, 29 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 55 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 10 और ये वैल्यू आती है 444। एंड जो दूसरी वैल्यू है जो कि टारगेट वैल्यू थी वो है 28 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 85 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 40 प्लस 20। अगर इसे ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आती है 383। सो जो परसेंटेज इंक्रीज है, एक्चुअल वैल्यू मोर है, तो 444 मीन्स 444 जो कि डार्क शेड है जो कि एक्चुअल सेल है माइनस 383 अपॉन 383 इंटू 100। ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होगी 383 अपॉन 383 इंटू 100। तो ये परसेंटेज में आ जाएगी। इसे हम कैलकुलेट करते हैं, दिस कम्स 15.92 और ये 15.92% 7.52% से ज्यादा है। सो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज नॉट valid. So B is the answer. The misery index is the sum of a country's unemployment and inflation rate. The higher the index, the more miserable is the country to live. तो अगर आप फिगर देखें तो इसमें दो अनएम्प्लॉयमेंट को ये ब्लैंक से दिखाया गया, इन्फ्लेशन को इससे। The higher the index, the more miserable is the country to live in. The figure given below is the misery index for various countries in Europe. So ये misery index है, their percentage: Spain, Belgium, Italy, France, Germany and Britain.
Question है which of the following conclusions can be drawn from misery index given above. This is in the figure above is given. Britain is the most miserable country to live in. So Britain ये है तो इसका तो कम है तो ये तो गलत है स्टेटमेंट. ब्रिटेन से अधिक तो जर्मनी, ये all three are more and this is also more. The inflation rate in Spain, स्पेन का इन्फ्लेशन ये है, this is small portion, is less than that in Belgium and Britain. सो बेल्जियम का दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड ब्रिटेन का भी लार्ज है, these two are equal. स्पेन का कम है, so this is correct. And Italy and France seem to have almost identical unemployment. Italy and France, so इनका सेम है तो ये भी सही है स्टेटमेंट. The higher the misery index, the higher the inflation rate. सो मिजरी इंडेक्स इसमें हाई है लेकिन इसका इन्फ्लेशन रेट कम है, सो ये करेक्ट नहीं है. सो 2 and 3 इज द आंसर. तो आंसर इज बी. प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट इन मिलियन ऑफ टन्स. तो यहाँ ये ईयर दिया गया है, राइस, व्हीट, परसेंटेज ऑफ व्हीट टू राइस. क्वेश्चन है द अबव टेबल इंडिकेट्स द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन फ्रॉम 1950 to 51 1995 to 1996. Which of the following conclusions arrived at from the above table would be valid? Record production of rice as well as wheat has been in 1994 and 95. So 4 and 5 here 94.5, here 81.81, here 65.77. अगर हम इसमें कंपेयर करें तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा है राइस में, और व्हीट में अगर हम देखें तो इसमें भी ये सबसे ज्यादा वैल्यू है, सो ये करेक्ट है आंसर. द रेशियो ऑफ व्हीट टू राइस प्रोडक्शन सीम्स टू हैव स्टेडली इंक्रीज्ड ओवर 16 years. सो अगर यहाँ से हम देखें रेशियो को तो 31.4 देन 31.8 इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है अप टू हेयर. इसके बाद यहाँ ये डिक्रीज हुआ है in the last year, so almost steady है. Due to some reason it may be, we can say it is correct. Wheat has not been popular among the Indian population before 1980. तो अगर हम यहाँ देखें wheat को 1980 यहाँ पर है, so popularity की बात हम नहीं कह सकते हैं, प्रोडक्शन की बात है यहाँ. this is given, it is not given that it is popular or not. India became self-sufficient in rice and wheat only after 1990. तो 1990 ये है, और यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन इस तरह की नहीं दी गई है कि ये सेल्फ सफिशिएंट हुआ या नहीं. सो आंसर जो है इसका 1 and 2 ए है. अब दो क्वेश्चंस 2026 के करते हैं. डायरेक्शंस फॉर द फॉलोइंग 5 items. यहाँ हम दो ही क्वेश्चन करेंगे. Each item in this section contains a question followed by 2 statements. Answer each item using the following instructions and mark your response on the answer sheet accordingly. A. Select this option if the question can be answered using one of these statements alone but cannot be answered using other statement. B. Select this option if the question can be answered using either statement alone. C. Select this option if the question can be answered using both the statements together but cannot be answered using either statement alone. D. Select this option if question cannot be answered even using any of the statements. Question 1. X receives 3 coins of different denominations 1, 2, 5, 10 and 20. If the total amount received by X is M, does X receive a coin of denomination 5? Statement 1. M is not a prime number. Statement 2. The sum of the digits of M is greater than 5. तो यहाँ 5 तरह के कॉइन हैं 1, 2, 5, 10, 20. इसमें से हमें 3 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं क्योंकि X को 3 कॉइन मिलते हैं. तो 5C3 5 कॉइन्स हैं 1, 2, 5, 10 एंड 20 के. उसमें से 10 सेट्स कैसे बने 3 कॉइन्स के, उसे एक बार देख लेते हैं. एनसीआर का फॉर्मूला यूज होगा. एनसीआर लिखने के 2 तरीके हैं. एनसीआर इस तरह से भी लिख सकते हैं एंड वी कैन राइट एनसीआर इन दिस फॉर्म विच कैन बी रिटन इन फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर. तो ये यहाँ पर n 5 है, r 3 है. देन वी कैन पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1 इंटू
2 अप टू 3 to 1। सो यहाँ पर हम 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल लिखते हैं बिकॉज 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, सो वी कैन कैंसिल इट आउट हियर एंड n minus r 5 minus 3 factorial 2। So now we can write factorial 2 as 2 into 1। So when we divide 4 by 2 we get 5 into 2 that is 10। So 10 sets मिलेंगे। So ये 5 कॉइन में से हमें 3 कॉइन्स एट ए टाइम निकालने हैं, तो जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो 10 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो आइए देखते हैं वो कॉम्बिनेशंस क्या होंगे। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए यदि आपको और जानना है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाया गया है, आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऑल फॉर्मूलाज, डेफिनेशन, PYQs देख सकते हैं। नाउ वी मेक सेट्स और कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 out of 5। लेट्स सी, पहले 1 to 5 ले लिया, देन वी टेक 1 to 10, 1 2 के साथ हम ले रहे हैं, देन 1 to 20, अब 2 को लीव कर दिया, 1 5 10, 1 5 20, देन 2 5 को लीव कर दिया, 1 10 20, 2 से स्टार्ट किया, 2 5 10, 2 5 20, नाउ 5 को लीव कर दिया, 2 10 20, 1 2 को लीव कर दिया, 5 10 20, तो ये 10 आ गए। तो जो रेड वाले हैं उन्हें अगर हम ऐड करते हैं, क्योंकि रेड वाले वो नंबर हैं जिनमें 5 एग्जिस्ट करता है, और उन्हें हम ऐड करें तो ये नंबर्स आते हैं। 1 2 5 is 8, 1 5 10 is 16, 1 5 20 is 26, 2 5 10 is 17, 2 5 20 is 27, 5 10 20 is 35। और जो ब्लू कलर में है दैट इज 13, 1 2 10 13, 1 2 20 23, 1 10 20 31, 2 10 20 32। तो ये नंबर आ गए जिसमें 5 नहीं है। तो ये हमने देख लिया था 10 ही सेट में आएंगे, तो 10 नंबर्स हमें अवेलेबल हो गए। स्टेटमेंट 1 कहता है कि m इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो वो नंबर्स ले लेते हैं जो कि नॉन प्राइम है। तो यहाँ 17 जो है प्राइम नंबर है, इसे छोड़ देंगे, बाकी सब नॉन प्राइम है। और इस वाले में 32 एक नॉन प्राइम है, तो ये सेट बन गया हमारा 8 16, 17 को छोड़ दिया, 26 27 32 35 और 32 इसमें जोड़ लिया, ये सब नॉन प्राइम है। ये डिवाइड किए जा सकते हैं किसी नंबर से। तो इसमें 32 में 5 नहीं है और 8 में 5 है, बाकी सब में 5 है 32 को छोड़ के। तो ये इनसफिशिएंट डेटा है, हम पता नहीं लगा सकते क्योंकि 32 को छोड़ के सब में 5 है और 32 में नहीं है, तो इज नॉट सफिशिएंट। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ m ग्रेटर देन 5। तो अगर हम इसमें देख लें डज नॉट कंटेन 5 में, तो इसमें देखें डिजिट्स का सम 1 + 3 4, देन 5, 2 + 3 31 का 4 आएगा। डिजिट्स को जोड़ रहे हैं, देन 3 + 2 5, ये इक्वल टू या लेस देन आ रहे हैं। इसका मतलब जो बाकी अगर हम देखें ये 8 16 17 26 27 35, ये तो सब डिजिट्स का सम ग्रेटर देन 5 है, विजिबल है। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जिस डिजिट का सम लेस देन इक्वल टू 5 है उसमें 5 नहीं है, और जहाँ पर डिजिट्स का सम ग्रेटर देन 5 है उसमें 5 एग्जिस्ट करता है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि x को 5 का कॉइन मिला या नहीं मिला। सो स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, सो आंसर इज A। क्वेश्चन 3 है, यहाँ पर डायरेक्शन सेम ही है, वही फॉलो करनी है A B C D के लिए। कि A से है कि एक स्टेटमेंट से आंसर दे सकते हैं लेकिन दूसरे से नहीं दे सकते। B में है कि किसी से भी हम आंसर दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज करें सो आंसर आ जाएगा। C में है दोनों स्टेटमेंट को जोड़ करके हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन सिंगल स्टेटमेंट से कोई भी दोनों में से एक भी ले लें हम आंसर नहीं दे सकते। दोनों को ऐड करके टुगेदर लेकर आंसर दे सकते हैं, लेकिन कोई भी उनमें से अपने आप में सफिशिएंट नहीं है स्टेटमेंट। डी सेज दैट क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड, चाहे हम स्टेटमेंट 1 यूज करें या स्टेटमेंट 2 यूज करें या दोनों को टुगेदर लें, तब भी हम आंसर नहीं दे सकते हैं। So question 3 है ये, if x and y are integers then is x even? Statement 1, x square y square is even. Statement 2, 1 plus x square plus y square is odd. तो statement 1 क्या कह रहा है कि ये even है x square y square, प्रोडक्ट x एंड y का इवन है क्योंकि दिस इज एक्स वाई स्क्वायर बेसिकली। सो इसमें से एक नंबर एटलीस्ट इवन है तो रिजल्ट इवन आता है। जैसे कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 लिया तो रिजल्ट इसका इवन आ गया 6, या x को 3 ले लिया y को 2 तभी भी। सो दिस
स्टेटमेंट इज इनसफिशिएंट, हम नहीं बता सकते कि x इवन है या नहीं, बिकॉज x ऑड के साथ भी हमें आंसर इवन ही मिल रहा है। स्टेटमेंट 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑड। सो इसका मतलब 1 अगर हटा दें तो जो रिमेनिंग है ये इवन होना चाहिए, तभी ये ऑड बनेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन है, इसका मतलब दोनों सेम तरह के हैं x एंड y, बिकॉज इवन है तो दोनों का समेशन इवन आ रहा है। और अगर दोनों ऑड हैं, जैसे कि 3 है और एक 1 रख लें, 9 प्लस 1 10, तब इवन आएगा। अगर हम एक इवन एक ऑड ले लें, जैसे कि मान लीजिए x को हमने 4 ले लिया और y को 1 ले लिया, 17 आ गया, या x को 2 लिया तो 4 प्लस 1 5 आ गया। सो दोनों सेम तरह के होने चाहिए, या तो दोनों ऑड होने चाहिए x और y, या दोनों इवन होने चाहिए, तभी ये टोटल क्वांटिटी 1 ऐड करने पर ऑड आएगी। तो इससे भी क्लियर नहीं हुआ कि x इवन है, क्योंकि x ऑड पे भी हमें आंसर मिल रहा है। अब हम दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को। सेकंड में दोनों सेम तरह के होने चाहिए x एंड y, या तो इवन या तो ऑड। और स्टेटमेंट 1 कहता है कि कम से कम दोनों में से एक इवन होना चाहिए, और एक इवन होने की वजह से या तो x इवन है या y इवन है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। सेकंड को भी इवन ही होना पड़ेगा ड्यू टू फर्स्ट स्टेटमेंट। तो दोनों को टुगेदर लेने पर हम कह सकते हैं कि यस x इज इवन, अदरवाइज ये फुलफिल नहीं होगा। सो आंसर इज सी। तो CSAT के 1994 ऑनवर्ड्स सारे सॉल्यूशंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछिए। और मैथ्स ऑप्शनल के 1992 ऑनवर्ड्स के क्वेश्चंस को देखने के लिए, सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछिए।